हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिथुन जायसवाल और आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2, जिसके अंदर हमने थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर वांट्स वाला पार्ट कंप्लीट किया था। वांट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स देखे थे और उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट्स देखे थे। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। तो बेटा इसके अंदर ना बेसिकली जो हमारा ये पूरा जो चैप्टर है दो चीज में डिवाइड होता है, एक होता है ऑर्डिनल और दूसरा होता है कार्डिनल। तो आज हम देखने वाले हैं कार्डिनल के बारे में और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑर्डिनल के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। तो सॉरी, कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच क्या है, एक मिनट एक मिनट चालू रखना। तो बेटा आज हम करने वाले कार्डिनल अप्रोच के बारे में। व्हाट इज मीन बाय कार्डिनल अप्रोच। बेटा सी फॉर कार्डिनल और सी फॉर काउंट। मतलब क्या होता है COUNT। तो काउंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। मतलब कि हमने जैसे वांट्स देखा था, वांट्स हमारे क्या होते हैं, सेटेबल होते हैं, लेकिन उसको जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या होता है, चलो डिटेल में हम समझते हैं। तो पहला बेटा इसके अंदर चीज ये है कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम देखने वाले हैं टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो कंसेप्ट आएगा इसके अंदर आएगा आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो टोटल यूटिलिटी होता है कि सम टोटल, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है टोटल, तो ये सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट। मतलब जितने भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को बोलते हैं सम टोटल ऑफ। टोटल यूटिलिटी को बोलते हैं TU, दैट मींस टोटल यूटिलिटीज। ओके, ऑफ कंज्यूम बाय कंज्यूमर एट अ गिवन टाइम। मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितने भी यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। एक मिनट चालू रखना। हेलो। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब जितने भी गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमको कितना यूटिलिटी डिराइव होता है, यूटिलिटीज डिराइव होता है, उसका जब हम टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब हम एक एडिशनल कंजम्पशन करते हैं, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे कितना एडिशनल यूटिलिटी मिलता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट फोकस ऑन द एडिशनल यूनिट्स, कितना हम एडिशन करते जा रहे हैं उतनी यूटिलिटी हमको एक्स्ट्रा मिलती जा रही है। और जब हम वो जितने भी एडिशन के उन सबका सम टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी। ओके चलो, इसको हम पहले एक टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देख बेटा यहाँ पे क्या है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल दे रखा। कभी भी जो भी डेटा अगर टेबल फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। अगर डिमांड को अगर टेबल फॉर्म में बना देते हैं तो डिमांड शेड्यूल, अगर सप्लाई को टेबल फॉर्म में बनाओ तो सप्लाई शेड्यूल। वैसे ही टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को मैं अगर टेबल फॉर्म में बनाऊँ तो ये बन जाएगा इसका शेड्यूल। अब यहाँ पे देख बेटा, हमने है ना बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया, और पिज्जा नहीं खाया, अब हम उसके बाद क्या, सपोज कि मैंने एक महीने से पिज्जा नहीं खाया, अब मैं यहाँ पे पिज्जा की जब फर्स्ट स्लाइस खाऊंगा तो मेरे को उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल को मैं क्या करूँगा, काउंट कर सकता हूँ और उसको मैं सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में बताऊंगा कि मेरे को इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 यूटिल्स मिलेगा। कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 10 यूटिल्स मिलेगा। आप क्या करोगे, ये मेरा पहला सेटिस्फेक्शन लेवल है 10 यूटिल का। अब आपको अगर आपने भी ऐसा फील किया होगा कि जब आप उसकी दूसरी स्लाइस खाते हो तो जो पहली स्लाइस खाने से जो मजा आया उतना मजा सेकंड स्लाइस में नहीं आता, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो एज कम्पेयर टू यूटिल्स वन, यूनिट वन, मतलब स्लाइस ऑफ वन से ज़्यादा। और यहाँ पे स्लाइस 2 के अंदर उसमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो टोटल एडिशनल यूटिल्स कितना मिल रहा है, 8। अच्छा बेटा मैं ये बोलूँ कि 1 + 2 मतलब ये 1 स्लाइस खाया है, ये तूने सेकंड खाया, कौन सा खाया, सेकंड, मतलब टोटल कितना खाया, 1 + 1 2 खाया। तो दोनों से कितना यूटिल्स मिला, तो दोनों से 10 + 8 = 18 यूटिल्स मिला। समझो, इसके ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आपको दिया होगा कि एक स्लाइस से इतना यूटिल्स, सेकेंड स्लाइस से इतना यूटिल्स, बताओ 2 स्लाइस से कितना यूटिल्स, तो 2 स्लाइस से कितना आएगा, 18 यूटिल्स आएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड स्लाइस के ऊपर। अगर मैं ये क्या है मेरा थर्ड स्लाइस है, तो थर्ड स्लाइस से कितना यूटिल्स मेरे को मिल रहा है, 5 यूटिल्स मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तीन स्लाइस से कितना मतलब तीनों के तीनों 1 + 2 + 3 तीन स्लाइस आपने एक साथ खाए तो टोटल मिला के कितना मिला, तो 10 + 8 + 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 23 आएगा। तो समझे बच्चे, टोटल यूटिल्स का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ जितने भी यूटिल्स जितने भी स्लाइस आपने खाए हैं उसका सम टोटल कर दो। लेकिन अगर आपको एडिशनल अगर मैं ये बोलता हूँ कि थर्ड मैंने सपोज इसके ऊपर से आपको अगर टोटल यूटिल्स दिया हो कि आपने 2 स्लाइस खाए उससे 18 का सेटिस्फैक्शन लेवल है, 3 यूनिट खाए हैं, 3 पिज्जा के स्लाइस खाए हैं उससे 23 का यूटिल्स है, बताओ थर्ड वाले से कितना हुआ, तो थर्ड कैसा आएगा, 23 - 18 मतलब कितना आएगा, 5। तो either you can find out marginal utility from the total utility, और आपको क्या दिया होगा, आपको marginal utility दिया होगा और total utility find out करने दिया होगा। मतलब क्या होगा, either और हो सकता है। आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा मार्जिनल, मतलब सपोज कि ये और ये दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या करेंगे हम दोनों का टोटल करेंगे 8। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 + 8 + 5 इज इक्वल टू 23, मतलब ये तीन दिए होंगे, ये तीन दिया होगा और आपको क्या पूछा होगा, ये पूछा होगा। और एल्स क्या पूछा होगा, आपको दिया होगा सेकंड और थर्ड का टीयू, मतलब ये और आपको पूछा होगा ये वाला। तो क्या करना है, सिंपली 23 - 18 करना है तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताते जाता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहली चीज अगर आप गौर करोगे तो जैसे आप बहुत प्यासे हो, आपने करीबन 4-5 घंटे से पानी नहीं पिया, जब आप ग्लास ऑफ वाटर का फर्स्ट ग्लास पीते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, ज्यादा। लेकिन सेकंड ग्लास पे होगा तो कम हो जाएगा, नेक्स्ट पे होगा तो कम हो जाएगा, नेक्स्ट पे होगा तो कम हो जाएगा, फिर एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे बोलते हैं बस अब मेरे को पानी नहीं पीना। अगर आप फिर भी पानी का ग्लास जबरदस्ती पीते हो तो उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। उसी को बोलते हैं जीरो यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, जीरो यूटिलिटी। उसको और क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, कि भाई अब मेरा एक लेवल आ चुका है, अब मैं और पानी नहीं पी सकता। उसको और क्या बोलते हैं, सेटिएशन पॉइंट, या तो आपको पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोलते हैं। एक मिनट चालू रखना। हेलो, जैसे आपने देखा होगा कितनी बार क्या होता है, आप अपने नानी के घर पे जाते हो तो नानी क्या करती है, नानी है, मामी है, वो आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए जब आप खाना खाते हो तो आपको अपने मनपसंद खाना बनाती है और जिसको खा के आपको बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल आता है। फिर वो आपको सेकंड रोटी देती है, आप बोलते हैं कि वाओ, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल एज कम्पेयर टू फर्स्ट रोटी से कम हो जाता है, थर्ड के अंदर और कम होता है, फोर्थ में और कम होता है, फिर 4 रोटी जब होती है तब बोलते हैं कि नहीं नहीं मामी बस हो गया, अब और नहीं खाया जाएगा। फिर मामी बोलती है नहीं नहीं, एक मेरी तरफ से मेरा तो खाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। हम जो जबरदस्ती करके खा लेते हैं लेकिन उसमें से हमको कोई सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, लेकिन हम उनकी खुशी के लिए क्या करते हैं, जबरदस्ती खाते हैं। तो यहाँ पे हमको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल रहा, इसलिए इसे बोलते हैं जीरो यूटिलिटी। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सैचुरेशन पॉइंट, या तो सेटिएशन पॉइंट, या तो पॉइंट ऑफ सटाइटी। समझे। फिर मामी नानी आती है, नानी बोलती है मैं कि बेटा मेरा प्यारा कितने दिनों बाद आया है, एक रोटी मामी की खाई है तो एक रोटी नानी की भी खानी पड़ेगी। मैं बोलूँगा नहीं नानी नहीं, बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, खानी तो पड़ेगी। और वो जोर जबरदस्ती करके हमको खिला देती है। अब क्या होता है, अब हमको उसमें से कोई मजा नहीं आता, क्योंकि ऊपर से हमारा पेट और टाइट हो जाता है और एकदम पेट में हलचल सी होने लगती है, यार कहाँ से खा लिया और सोडा वोडा पिला दो कोई, तो ऐसा होने लगता है। मतलब मेरे को जो उससे मिलने वाली जो यूटिल्स है वो यूटिलिटी तो तेल लेने गई, ऊपर से मेरे को डिसकम्फर्टेबल फील होता है, मतलब जो यूटिल्स है वो क्या होता है, नेगेटिव आने लगती है, उसकी फीलिंग नेगेटिव होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस यूटिलिटी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्जिनल जो यूटिलिटी है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी जीरो और दैट कैन बी नेगेटिव। ओके, हमको क्या करना है, टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है। टोटल यूटिलिटी कैसे करेंगे, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर सपोज कि शुरू के 3 यूनिट का निकालना है तो इसका सम टोटल कर दो, सपोज कि शुरू के 4 यूनिट का निकालना है यहाँ तक तो इसका सम टोटल कर दो, और शुरू के यहाँ से यहाँ तक निकालना तो इन सबका टोटल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी आएगा। आपको कौन से पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी निकालना है उतने तक का मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कर दो। ठीक है, अब दूसरी एक और चीज़ जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल यूटिलिटी है ना, ये इसके अंदर पहला 10 आया। यहाँ पे जब तक ये क्या हुआ, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब तक है, ये यहाँ तक पॉजिटिव, मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को एक एडिशनल कुछ ना कुछ यूटिल्स मिल रहा है, तब तक क्या होता है, ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। 10 + 8 18, फिर 10 + 8 इज इक्वल टू 18, 18 + 5 इज इक्वल टू 23, 23 + 2 इज इक्वल टू 25। लेकिन जब मेरे को कोई भी प्रकार का यूटिलिटी नहीं मिलता, मतलब जीरो यूटिलिटी मिलता है, उस सिचुएशन के अंदर मेरा जो मार्जिन, जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम टू सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रकार का एडिशन नहीं हो रहा, मतलब ये 25 का 25 है। ओके बेटा, हाँ ये 25 का 25 है, ठीक है। लेकिन बेटा जब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को उसमें से डिससेटिस्फैक्शन होता है, डिसयूटिलिटी मिलती है, तब क्या होता है, मेरा ओवरऑल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कम कम होता है। कैसे, 25 - 2 करेंगे हम तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अब एक चीज को समझना, इसमें अगर मैं बोलूँ कि इसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या था, अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम पॉइंट क्या था, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पॉइंट, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट क्या था, तो अगर देखो यहाँ पे 10 18 23 25 ओ 25 मतलब सर हमारे हाईएस्ट पॉइंट दो है, एक ये और एक ये है, तो हाईएस्ट पॉइंट 1 इसको बोलेंगे, इसको हाईएस्ट पॉइंट 2 बोलेंगे। नहीं बेटा नहीं, हाईएस्ट पॉइंट कभी भी 1 और 2 नहीं हो सकता, हाईएस्ट पॉइंट एक ही होता है। तो सर डाउट है, फिर मैं इसको हाईएस्ट लूँ कि इसको हाईएस्ट लूँ? अरे बेटा जहाँ से यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, जहाँ से द पॉइंट द पॉइंट where total utility decreases, क्या होता है, टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीजेज, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कंसिडर एज मैक्सिमम यूटिलिटी। तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर एज मैक्सिमम यूटिलिटी, उस पॉइंट को हम टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। तो सर देखो यहाँ पे कौन से पॉइंट ऐसा है जहाँ से वो डिक्रीज हो रहा है, देखो 10 से 18 हुआ बढ़ा है, 18 से 23 हुआ बढ़ा है, 23 से 25 हुआ यहाँ पे भी बढ़ा है, 25 से 25 यहाँ पे सेम टू सेम हुआ, लेकिन घटा नहीं है, मैंने क्या लिखा, डिक्रीज होना चाहिए। सर 25 से 23 हुआ है, 25 से क्या हुआ, 23, हाँ सर मिल गया मिल गया मिल गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 25 का हुआ है 23, यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है, मतलब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब बेटा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो। मैक्सिमम क्या होगी, जीरो। ओके, अब एक और चीज मैं इसके अंदर बताता हूँ कि अगर आप इसको और ध्यान से देखोगे, सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, आपकी टेंशन मतलब बस ध्यान से मन लगा के सुन लिया। जब है ना यहाँ पे अगर टोटल यूटिलिटी को देखोगे तो ये प्लस में है, ये मैक्सिमम पे है, और ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मेरा क्या रहता है, जनरली मेरा टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी को देखोगे ये पॉजिटिव भी है, ये जीरो भी है, और ये नेगेटिव भी है। ओके, ठीक है बेटा। अब इसका हम कर्व बनाते हैं। इसका कर्व किस शेप का बनेगा, इसका कर्व बनेगा हमारा इस शेप का। एक मिनट चालू रखना बेटा। तो देख बेटा, इसका अब हम कर्व देखते हैं। अब कर्व को एक काम करें, यहाँ पे बना हुआ है, मैं वापस से यहाँ पे बनाता हूँ। देख, हमने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाने का, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आपको यहाँ पे अगर पिक्चर ध्यान हो तो ये पॉजिटिव है, 10 8 5 2, मतलब यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है, ठीक है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो रहा है हमारा, धीमे धीमे कम हो रहा है, कम होते होते जीरो पे जा रहा है, और जीरो के बाद नेगेटिव जा रहा है। तो ये हमारा एम व्यू का कर्व कर्व बना है, ये धीमे धीमे कम हो रहा है, कम होके जीरो, और यहाँ पे ये जीरो पे आ रहा है, ठीक है, ये जीरो पे और जीरो के बाद नेगेटिव, ठीक है। ये कौन सा कर्व हो गया हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बनाएंगे हमारे टोटल यूटिलिटी का कर्व। तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व बनेगा। अब टोटल यूटिलिटी का कर्व बनता कैसे है? तो बेटा हमको है ना एक चीज ध्यान रखनी है कि टोटल यूटिलिटी के लिए जब यहाँ पे ये जीरो पॉइंट पे होता है, तब टोटल यूटिलिटी कौन से पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे। तो ये एक कैसी लाइन बना देने की जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। अब अगर टोटल यूटिलिटी को तुम देखोगे तो 10 से 18, 18 से 23, 23 से 25, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और जब ये जीरो पे आएगा तब ये मैक्सिमम पे आएगा।
तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, लेकिन क्या होगा, तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा। लेकिन बेटा जब जीरो के बाद क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, तो आगे का जो स्लोप है उसका किस शेप का बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे जो टोटल यूटिलिटी का स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। बट बेटा ये जो इंक्रीज होने का जो जो शेप है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, अगर आप इसके लिए इंक्रीज अगर निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा चेंज इन एक्स, ये हमारा एक्स है, ये हमारे एक्स के अंदर टोटल क्वांटिटी थी, यहाँ पे क्वांटिटी आती है, और यहाँ पे हमारे यूटिल्स आते हैं, यूटिल्स, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में बताते हैं। अगर आप इसके अंदर चेंज इन कर्व का शेप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये वाला चेंज इन वाई, ये हमारा ये वाई है, और ये चेंज इन एक्स, ये एक्स है, इसके अंदर सॉरी ये हमारा एक्स है। अब सपोज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वाई मतलब यहाँ पे 10 से 18 मतलब कितने यूटिल्स बने, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू 18 और अपॉन में 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना हुआ 1, तो यहाँ पे कितना यूटिल्स आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे के अंदर कितना आ रहा है, दूसरे में 23 माइनस 18, तो वो कितना होगा 5, डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आएगा 5, मतलब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ही हमारा स्लोप है, मार्जिनल यूटिलिटी ही क्या हो रहा है, हमारा स्लोप ऑफ कर्व हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्लोप है देखोगे तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। कैसे बढ़ता है, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे 10 8 5 2 मतलब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है उस पॉइंट पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जब ये नेगेटिव पॉइंट में जाता है, ये जो नेगेटिव एरिया है, तब हमारे ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होता है। क्या होना शुरू होता है, डिक्लाइन शुरू होता है। ओके, तो देख बेटा यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे वही शेप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने आपको बोला स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, चेंज इन वाई अपन चेंज इन है, इसको आप लगाओगे तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपन चेंज इन क्वांटिटी, इट इज नथिंग बट अ मार्जिनल यूटिलिटी, वो मार्जिनल यूटिलिटी ही बोलोगे। ओके, शुरू में क्या होगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, पहले मार्जिनल यूटिलिटी को बताना, एमयू को, एमयू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। जब ये क्या पॉजिटिव रहेगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तब वो क्या होगा, ये बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। जब ये जीरो होगा तब ये मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तब ये क्या होगा, डिक्लाइनिंग शुरू होगा। ओके बेटा, तो बस यही था इन शॉर्ट। इसका जो शेप का अगर आप आकार देखोगे तो वो कैसा बनता है, उल्टा सी, ये कैसा शेप बनता है, उल्टा सी बनता है। इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी हमारा कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप, सॉरी सी नहीं, उल्टा यू, यू शेप का होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या था, कार्डिनल। तो बेसिकली हमने क्या किया है, बेसिकली कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम कोई भी जो चीज है जो उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो कार्डिनल अप्रोच के अंदर फॉल होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। ओके, अब आप रिलेशनशिप, और ये देख बेटा इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, अरे बेटा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या किया है कि सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ो तो क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी। ये सारे पॉइंट मैंने आपको सिखा दिए हैं। जैसे हमको क्या बनाना है, टी यू निकालना है, टी यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि सम टोटल का तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी का तो आपका टी यू बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, 10 + 8 इज इक्वल टू 18, तो ये हमारा टी यू आ गया 18। अगर सपोज हमको एम यू निकालना है तो हम एम यू कैसे निकालेंगे, तो जिसका एम यू निकालना है, सपोज इसका एम यू निकालना है, तो ये टी यू और ये टी यू दोनों को आपस में क्या करने का, भिड़ा देने का मतलब दोनों को आपस में माइनस कर देने का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
आपका MU क्या बनेगा, TUN माइनस TUN माइनस वन, TUN माइनस TUN माइनस वन, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। ओके, अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, थ्रू आउट क्या होती है, कम होती जाती है। ऐसा नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाला स्लाइस से मिलेगा 10, दूसरे वाले स्लाइस से 8 और तीसरे वाले से 9। कभी भी ये हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ये कैसा रहेगा, डिमिनिश थ्रू आउट। दूसरा MU क्या होता है, MU पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ये मैंने आपको बताया था। एज लॉन्ग एज जब तक मार्जिनल MU पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तब वो मैक्सिमम पे होता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपको ये उसको समझ लेना है कंसेप्ट को, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, उसमें क्या रिलेशन है। तेरा मेरा है पहले का ना था कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अगर MU क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो TU क्या होगा, ये इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीज रेट से। जब MU क्या होगा, जीरो होगा, जीरो, तो ये क्या होगा, ये जीरो, ये क्या होगा, ये इसके मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। जब MU क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, तब क्या होगा, ये डिक्रीज होना चालू होगा। बस आपको ये समरी को याद रख लेना है MU और TU के रिलेशन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, वही लिखा, ये मैक्सिमम पे है, जब ये नेगेटिव है तो ये डिक्लाइन हो रही है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन बट रिमेन पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या है, जब तक कि मेरा है ना मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है बट रिमेन, जब तक वो पॉजिटिव रहेगा तब तक मेरा TU बढ़ेगा, लेकिन जब वो क्या जीरो होगा तो मैक्सिमम पे होगा, और जब क्या होगा, जब वो नेगेटिव होगा तब वो TU डिक्लाइन होगा। अच्छा, एक और चीज, ये जो TU का जो स्लोप ऑफ कर्व है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो किसके जैसा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बताता है कि मेरा TU का शेप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम 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 होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा यार में क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जब कोई भी चीज को आप जब कंज्यूम करते हो तो क्या होता है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाता है। मतलब अगर आपको एक गिलास पानी पीना है, ठीक है, और ये पानी का ग्लास है, और ये जब आप ये अपने अंदर कंज्यूम करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। आपका क्या होगा, वांट्स जो होती है वो सेटिएबल नेचर की होती है। आपकी वांट्स कैसी होती है, वांट्स मतलब जो आपकी चाहत है वो कैसी होती है, सेटिएबल नेचर की होती है। सेटिएबल मतलब दैट कैन बी सेटिस्फाइड, मतलब आप अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। आपको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन, आप बोलोगे बस जो मेरे को मिलना था, जो मेरे को चाहिए था वो मैंने पी लिया, अब मेरे को और वांट नहीं है। इसीलिए क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उसी फंडे के ऊपर काम करता है कि भाई आपको आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, सेटिएबल है, ठीक है। मतलब हमारी जो वांट्स है वो वैसे तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो कैसी नेचर की होती है, सेटिएबल नेचर की होती है, मतलब वो कैपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाई, हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक जो वांट्स होती है ना, कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते जाते हैं मोर एंड मोर यूनिट, उससे इंटेंसिटी ऑफ हिज वांट्स फॉर गुड्स ऑन डिक्रीजिंग, मतलब उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। द पॉइंट रीच ऑफ एक ऐसा पॉइंट होता आता है जब हम बोलते हैं अब बस। अब बस का मतलब होता है कि अब मेरे को उससे और, अब मेरी वांट सेटिस्फाई हो चुकी है, अब मैं और कंज्यूम नहीं कर सकता। बस उसी के बेस पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट बेस है
तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी आपका कप ऑफ टी, अगर जब आप पहला कप कंज्यूम करते हो तो आप बोलते हो वाओ मजा आ गया, जैसे सुबह सुबह की पहली चाय चाय पीते लगता है वाओ दिन बन गया। लेकिन जब आप दूसरी चाय पीते हो तो ऑफिस के अंदर या तो घर कोई फ्रेंड के अंदर आप बोलते हो ठीक है चलो मैं पी के आया था लेकिन पी सकता हूँ। थर्ड चाय बोलोगे तो बोलोगे हाँ, ओके ठीक है आप इतना जोर जबरदस्त चाह चौथी चाय पियोगे तो उसमें से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एज कम्पेयर टू वाले में से कम हो जाएगा, पांचवी चाय में और छठी चाय में, और जब सातवीं चाय आएगा तो यार मेरे को नहीं पीनी लेकिन जो दोस्त क्या कर रहे हैं जो जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसके कहने पे पी लेते हैं। लेकिन जब आठवीं चाय होती है ना बेटा तो उसमें से हम बोलते हैं यार पेट में गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी मेरे को, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मतलब यहाँ से मेरे को क्या मिलता है, डिस यूटिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, डिस यूटिलिटी मिलती है। मतलब सेम हमारा मार्जिनल कंसेप्ट जो हमने ऊपर सीखा था। बेटा टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, अरे मार्जिनल का टोटल करते जाता तो ये मिल जाएगा 30, यहाँ पे पहले में वही कवर आएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 10 75, 75 प्लस 8 83, 83 प्लस 1 84, 84 प्लस 0 84 और 84 माइनस 4 तो वो आएगा 18। अच्छा बेटा ये बता अगर मेरे को इसके अंदर टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, जल्दी जल्दी पता। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा, 84 होगा, करेक्ट। छठे यूनिट के अंदर नहीं बेटा ये 84 नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद उसको कंज्यूम करने के बाद नेक्स्ट वाला अगर एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया जाए तो वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 84 है, नेक्स्ट वाला जब हम सातवां यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा। तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि 84 के बाद और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, -4 हो जाता है। एक मिनट चालू रखो बेटा। हेलो, हाँ बेटा, ओके। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे हम लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के ऊपर। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये क्या होता है, ये हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो बना है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर से ही आया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसके ऊपर से आया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। कहाँ से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बोलता है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो हम हमारे जो वांट्स होती है उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो यूटिल्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। एक लेवल के बाद हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, और एक उसके बाद भी अगर गुड्स को कंज्यूम करोगे तो उसमें से आपको डिस यूटिलिटी मिलेगा, आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगा। और जब आप मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी मिलेगा। जब ये जीरो पे होता है, जब ये जब तक ये पॉजिटिव होता है तब तक ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है। जब ये जीरो होता है तब ये इसके मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, और जब माइनस होता है तब ये डिक्रीज होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, ओके। अब देख, अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के कुछ एजम्पशन है कि अगर ये एजम्पशन फुलफिल होंगे तो ही क्या होगा, तो ही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आप यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो हर एक यूनिट क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, देख बेटा अगर पिज्जा की स्लाइस है और अगर फर्स्ट स्लाइस है जिसके अंदर कुछ भी मतलब अगर सपोज कि वो उसकी जो स्लाइस है उस पर चीज़ नहीं लगा हुआ है, उसने बटर लगाया है, चीज़ वगैरह नहीं लगाया, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 होगा। लेकिन सेकंड जो स्लाइस थी उसके अंदर वो चीज़ भी अच्छे से भर के लाया है और उस बटर भी लगा के आया, तो आप आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आप बोलोगे वाह वाह ये तो पहले से भी ज़बरदस्त है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड यूनिट की फर्स्ट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम करोगे जितने भी, वो सब क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर सपोज कि थर्ड जो स्लाइस थी उसके अंदर वो क्या लगेगा, 7 चीज़ पिज़्ज़ा पर लिखा है, 7 चीज़ पिज़्ज़ा ऊपर से डबल चीज़ मार के, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट आइडेंटिकल होने चाहिए तो ही आपका जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है थियरी एज्यूम दैट ऑल द फैक्टर्स सच एज आपका हैबिट, टेस्ट, ट्रीटमेंट, इनकम
ये सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका हैबिट बदली, टेस्ट बदला, ट्रीटमेंट बदला, इनकम बदली, तो आपका क्या होगा, आपका इनकम बनने से, जैसे इनकम है आपकी, जब आपने पहला गुड्स को कंज्यूम किया था तब आपकी इनकम 1000 रुपये की थी, सेकंड यूनिट पे आप कंज्यूम करने गए तो आपकी इनकम बढ़ के 10,000 रुपये हो गई। तो आप क्या करोगे, अब आप सेकंड यूनिट के अंदर ज़्यादा क्वालिटी वाला, ज़्यादा अच्छा गुड्स प्रीफर करोगे। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अदर फैक्टर्स जो होते हैं, सेक्टर्स वेरिएबल्स, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था डिमांड के अंदर, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि जब हम ये थियरी को पढ़ते हैं तब अदर कंसेप्ट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अदर कंसेप्ट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अदर कंसेप्ट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कंसिस्ट स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब आपको हर एक जो गुड्स को कंज्यूम करोगे वो कैसे होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड गुड्स के होने चाहिए। सपोज अगर आपको प्यास लगी है और आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आप क्या करते हो, पानी का ग्लास की जगह बोलते हैं सर मैं चम्मच से पानी पीऊंगा, चम्मच, एक चम्मच निकालूंगा उसमें से, एक चम्मच निकालूंगा और वो चम्मच से पानी को ड्रेन करूंगा। अरे बेटा, पानी जब को अगर तो स्टैंडर्ड यूनिट की जगह अगर छोटा छोटा चम्मच पिएगा ना, तो मे बी तेरा जो पहला चम्मच से जो मिला है यूटिल्स में बी 50 हो, सेकंड यूनिट से भी तेरे को 50 मिलेगा, क्योंकि इतना चम्मच पानी की प्यास कहाँ बुझने वाली है। थर्ड में भी तो बोलेगा मेरी तो प्यास बुझी नहीं, मेरे को तो उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। मतलब कि क्या होता है, जो गुड्स आप कंज्यूम करते हैं वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक फुल ग्लास ऑफ वाटर पियोगे, तब क्या होगा, उससे मिलने वाला जो यूटिल्स है, फिर आप जब सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं, अब मेरा पेट भर रहा है, अब मेरा जो यूटिल्स है जो फर्स्ट क्लास था उससे कम होने लगा है, समझे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट टर्म्स में बात करनी है, ना कि छोटे छोटे गुड्स के लेके बात करनी है। ओके, there should be no time gap or interval between the consumption of one unit and another unit। मतलब क्या होता है, मैं एक ग्लास ऑफ वाटर को अभी कंज्यूम करता हूँ, सपोज अभी बजे हैं 7 o'clock इन द इवनिंग, दूसरे ग्लास ऑफ वाटर को 9 बजे कंज्यूम करता हूँ, तीसरे ग्लास ऑफ वाटर को रात को 11 बजे कंज्यूम करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि सर इसमें से मेरे को, जब मैंने 7 बजे पिया था तब मेरा यूटिल्स था 50, जब मैंने 9 बजे पिया तब भी मेरा यूटिल्स था 50, और जब मैंने 11 बजे पिया तब भी मेरा यूटिल्स था 50। यहाँ तो यूटिल्स कितना था, इधर इतनी प्यास नहीं लगी थी, यहाँ पे मेरा यूटिल्स था 45, लेकिन फिर मैं 11 बजे पिया तो मेरे को खाना खाने के बाद फिर बहुत प्यास लगी तो मेरा यूटिल्स बढ़ के हो गया 55। तो यहाँ पे तो देखो सर, यूटिल्स कम हुआ और फिर यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, तो ये लॉ ढंग से काम नहीं करता। अरे गुड़बक, यहाँ पे जब तू यूटिल्स देखेगा तो यूटिल्स के अंदर जब कंजम्पशन लेवल के अंदर देयर शुड नॉट बी टाइम गैप, कोई टाइम गैप होना नहीं चाहिए। मतलब तू एट अ टाइम पहला ग्लास वाटर पीगा, फिर सेकंड पीगा, फिर थर्ड पीगा, फिर फोर्थ पीगा, फिर फाइव पीगा, कितना पिएगा भाई। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब तुम ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट पियोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, सेकंड में गिरेगा, थर्ड में और गिरेगा, फोर्थ में नेगेटिव और फिफ्थ में वॉमिट, समझे। तो इसीलिए ये एजम्पशन इसी पे बेस करता है कि आपके यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये यहाँ पे जो यूटिल्स है, यूटिल्स पाने के लिए ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए जिसको पाने से खुशी मिल सके। मतलब क्या, कि बेटा जैसे फादर बोलते हैं कि यहाँ पे कि मैं तेको 100 रुपये अगर कैश दूंगा पॉकेट मनी, 100 रुपीज पहली बार, तो देखो कितना यूटिल्स मिलेगा। बोले वाह डैडी वाह, आप जैसा कोई डैडी नहीं। बोले कि मैं तेको सेकंड बार वापस से 100 दूंगा तो क्या लगेगा। बोले वाह डैडी यू आर द ग्रेट। बोले मैं तेको वापस से 100 रुपये दूंगा। बोले यू आर द बेस्ट। बोले मैं वापस से 100 दूंगा। बोले यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पापा। तो यहाँ पे उससे मिलने वाला यूटिलिटी क्या होगा, हर एक 100 यूनिट 100 रुपये पे मेरा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। अगर मैं तेको गोल्ड पकड़ाऊंगा तो जितने गोल्ड इकट्ठा होंगे उतना और मजा आएगा। बोले देखते जाओ। तो यहाँ पे हमारे जो वांट्स है वो सेटेबल नेचर की नहीं होती। यहाँ पे हम क्या बन जाते हैं, लालची, कि देते जाओ मजा आ रहा है। तो इन केस ऑफ गोल्ड और कैश वाले जैसे गुड्स जो होते हैं जिसमें हमको सेटिस्फेक्शन लेवल और एडिशनल यूनिट से बढ़ता जाता है, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम नहीं करता, समझे। तो इस केस के अंदर, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के केस के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम नहीं करता। तो ये हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के अंदर इसके एजम्पशन ध्यान रखने का। इस एजम्पशन, अगर ये एजम्पशन सेटिस्फाई होते हैं तभी हमारा ये लॉ काम करेगा, अदरवाइज ये लॉ काम करने वाला
वाला नहीं है। ओके बेटा, तो ये हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने अब तक पढ़ा है टोटल यूटिलिटी, marginal utility and law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility, क्यों marginal utility डिक्रीज होते जाता है। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। ओके बेटा, तो हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब मैं तेको बताता हूँ। आपने कभी बार्गेन किया हुआ है कोई लारी के ऊपर, कोई ठेले के ऊपर, कोई जैसे अगर बार्गेनिंग पावर देखा जाए तो नो डाउट लड़कियों का जो बार्गेनिंग पावर होता है सुपर होता है, लेडीज है, लड़के हैं, और एज कम्पेयर टू द जेंट्स। मतलब अगर कोई शॉप पे चले जाओ या तो कोई ठेले पे चले जाओ, लड़कियां हो वो अगर ये जो स्ट्रीट वगैरह पे जो बार्गेनिंग करती है वो तो धमाकेदार होता है। अगर वो अच्छा, जो सेलर होता है ना उसको भी मालूम होता है कि अगर लड़कियां आई है तो जो चीज़ अगर 250 रुपये की है तो वो उसको सीधा 1000 बोलेगी। लड़कियां भी क्या करेगी, वो 250 रुपये को सीधा चालू करके 200 रुपये से 150 रुपये से, तो बोले कहाँ देखा जाओ वो जहाँ कहाँ 150, फिर वो आते फिर 250 रुपये के ऊपर ही है। मतलब उनको मालूम होता है कि ये 250 रुपये पे ही खरीदेगी, इसलिए उसका रेट क्या करेगी सीधा 4-5, मतलब शॉपकीपर क्या होते हैं पहले से ही चीजों को 4 गुना 5 गुना बढ़ा के बताते हैं, ताकि क्या हो लड़कियां जब बार्गेनिंग, बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी बाकी जो बाकी जो मतलब वो बार्गेनिंग है, वो बार्गेनिंग है तो उसी लेवल पे आ पाए। तो बेटा इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज कि हमने हमने कोई अभी नवरात्रि का फैशन सीजन चल रहा है, या सीजन नहीं फेस्टिवल चल रहा है हमारा। सपोज कि हम नवरात्रि के ड्रेस खरीदने जाते हैं और हम सोचे कि हम 1000 वाला ड्रेस खरीदेंगे, ठीक है। और उसने उसने बोला कि ये ड्रेस 700 रुपये का, हम उसको कितने में खरीदने के लिए तैयार थे? 1000 रुपये का। सामने वाले ने ऑफर कितना किया? 1000। हम बोलेंगे वाह भाई वाह, हमको खरीदने थे 1000 रुपये और हमको 700 रुपये में ही ड्रेस मिल गया। मतलब हमको कितना बच गया? हमारे पास पैसा 300 रुपये बच गया। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ड्रेस हमको कितने में मिलेगा, और जो हमने एक्चुअल पे किया हुआ है, एक्चुअल पे करते हैं, उसी के डिफरेंस को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। उसी के डिफरेंस को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब द कंज्यूमर रेडी टू पे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वैसे मैंने आपको क्या बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल मिलता है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स में बताते हैं। लेकिन इसमें बेटा एक चीज याद रखना, जब मेरे को सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है उसको मैं एमयू में बता रहा हूँ, मतलब मैं उतना रेडी हूँ उस पे को उसको पे करने के लिए। सपोज कि अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर सुबह से नहीं पिया है, तो अगर कोई मेरे को अगर पानी के ग्लास के लिए 30 रुपये भी मांगेगा, मैं बोलूँगा ले बेटा, लेकिन मेरे पानी की प्यास बुझा दे। तो मतलब हमारा एमयू क्या होता है कि हम ये अमाउंट रेडी होते हैं पे करने के लिए, ये अमाउंट रेडी होते हैं पे करने के लिए, ठीक है। जबकि प्राइस क्या होता है? ये दैट इज द एक्चुअल चार्ज बाय द सप्लाई। ये क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट चार्ज बाय द सप्लायर। एक्चुअल अमाउंट चार्ज बाय द सप्लायर। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ कि मैं था रेडी इसके लिए 30 रुपए के लिए पे करने के लिए, उससे सिर्फ 20 रुपए मांगे हैं, मतलब मेरे को कितने बच गए? 10 रुपए बच गया। मतलब कि अगर वो उसके लिए 30 रुपए भी मांगता तो मैं इसको पे कर देता, लेकिन वो कितना मांग रहा है? वो सिर्फ 20 रुपए मांग रहा है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पे करने के लिए। मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं 30 पे करना चाहता था, उसने 20 मांगे, मतलब मेरे जेब में 10 रुपए बच गया। क्योंकि अब मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर ऑलरेडी पी लिया है, अगर वो मुझसे अब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर के लिए मैं उससे डिमांड करूँगा, मे बी अब मेरे को जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो उतनी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ 28 मिलेगी। लेकिन अभी भी वो मुझसे कितने मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये तो एक्चुअल प्राइस है, और एक्चुअल प्राइस तो क्या होता है? एक्चुअल प्राइस आपका होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका प्राइस वो कितना चार्ज करना था? आपसे 20 रुपए चार्ज करा है, जबकि आपको उसके लिए आप क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब रेडी टू पे आपका कम हो जाएगा 28 रुपए। तो अब आपको जो कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए मिलेगा, जो पहले 10 था वो अब आपका 8 हो जाएगा।
बेटा जब हम नेक्स्ट जो हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हम ऑलरेडी 2 यूनिट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, अब हम जब तीसरा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, तो हम उसके लिए 26 पे करते हैं के लिए तैयार है। वो अभी भी हमसे कम मांग रहा है तो हमको अभी भी उसमें से सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। नेक्स्ट यूनिट के लिए अब हम उसके लिए पे करने के लिए तैयार है 24, वो हमसे मांग रहा है 20, मतलब अभी भी हमको 4 का यूटिल्स मिल रहा है। नेक्स्ट यूनिट के लिए हम उसको बोलेंगे हम तो 22 ही पे करेंगे, लेकिन वो कितना मांग रहा है, वो हमसे 20 रुपए ही मांग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी भी मेरे को उसमें से 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन बेटा अब 5वीं बोतल ग्लास ऑफ वाटर पीने के बाद मैं बोलता नहीं नहीं अब मुझसे नहीं पिया जाएगा। बोले लो सर लो, एक और गिलास पी लो, ऐसा पानी आपको कहीं पीने को नहीं मिला। मैं बोला मगर मैं इसके लिए 20 रुपए ही पे करूँगा। बोले मैं आपसे कहाँ ज़्यादा मांगा, मैं भी आपसे 20 रुपए ही मांगा। तो मेरे को इसको कंज्यूम करने से कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा कौन सा पॉइंट होता है, ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कि भाई बस अब बहुत हो गया, अब मैं और कंज्यूम नहीं करूँगा। मतलब अब मेरे को कोई इसके बाद मेरे को कोई एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलने वाली, ये मेरी लास्ट यूटिलिटी थी जो मेरी ज़ीरो है। अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पे अगर और कंज्यूम करने जाऊँगा तो मैं बोलूँगा नहीं नहीं अब मैं इसके लिए 20 रुपए नहीं पे करूँगा, अब मैं इसके लिए सिर्फ 18। वो बोलेगा नहीं मेरा भाव तो फिक्स है, मेरा भाव 20 रुपए है। मैं बोलूँगा मैं तो 18 ही पे करूँगा। बोला नहीं आपको खरीदना खरीदो लेकिन मैक्सिमम 20 का ही होगा। मैं बोलूँगा मेरे को नहीं खरीदना जा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऑर्डर को परचेज नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट के अंदर अगर बोलेगा कि अगर 8वां यूनिट परचेज करना हो तो मैं बोलूँगा नहीं, इसमें तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही खरीदूंगा नहीं। मतलब क्या होता है कि जब मेरा एमयू जो होता है, जब मेरा रेडी टू पे होता है, अगर वो लेस देन हो जाता है किससे, प्राइस से, तब उस सिचुएशन में मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं उस ऑर्डर को नहीं खरीदता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कंज्यूम विल नॉट बाय नाउ। आई होप यू आर गेटिंग मी। ओके, अब इसका हम है ना कर्व बनाते हैं। इसका कर्व अगर आप बनाओगे तो देख बेटा यहाँ पे इसका कर्व एक काम पहले मैं खुद बनाऊंगा फिर आपको पढ़ाते हैं। देख हमने क्या दिखा था, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। हाँ मार्जिनल यूटिलिटी है। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव। तो एमयू 3 स्टेज में बटी होती है। पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू पे। जब मैं इसको रेडी टू पे हूँ मतलब मैं इतने रुपए की इतने की डिमांड कर रहा हूँ, इतने ये क्वांटिटी में इतने में डिमांड कर रहा हूँ, तो इसको मैं और क्या बोल सकता, इसको मैं अपना डिमांड और भी बोल सकता हूँ कि मैं इतना डिमांड कर रहा हूँ, इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन देख बेटा यहाँ पे क्या है, ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस फिक्स है। तो आप एक गुड्स खरीदो कि 10 खरीदो, 100 खरीदो, 1000 खरीदो, ये मेरी प्राइस रहने वाली है फिक्स। ये प्राइस कितनी हो गई, 20 रुपए। अब अगर इसमें देखोगे ना तो मेरा इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जहाँ पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेड दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस पेड का एरिया है और ये मेरा एमयू का एरिया है, ये मेरा प्राइस का एरिया, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है बेटा कि इस पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करूँ कि क्या आप इस चीज को, यहाँ पे जो यूटिल्स है, सपोज यहाँ पे यूटिल्स है, नेक्स्ट है 18, क्या आप 18 पे मतलब यहाँ पे इस चीज को खरीदना चाहोगे इतनी क्वांटिटी? मैं बोलूँगा ना भाई ना। क्यों नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि प्राइस है ये और मिलने वाला यूटिलिटी है कम, ये कम मेरे को हो रहा है, तो मेरे को कम क्यों यूटिलिटी लूँ, मतलब मैं मैक्सिमम कहाँ तक खरीदूंगा, इस पॉइंट तक ही खरीदूंगा। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कौन सा होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता है ये वाला जो एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होता है, जहाँ पे
कंज्यूमर क्या करता है, अपने ऑर्डर को एक्सरसाइज करता है। इस पॉइंट के बाद वो उस अपने ऑर्डर को एक्सरसाइज नहीं करता। तो बेटा यहाँ पे ये एरिया कौन सा होता है, ये एरिया होता है प्राइस पेड का, मतलब हमने कितनी प्राइस पे की है, ये एरिया पूरा प्राइस पेड का एरिया होता है। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे ये जो एरिया है प्राइस पेड का एरिया हो गया, प्राइस पे किया है, और ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया। तो यहाँ पे अगर जब भी पूछेगा बताओ बेटा कि यहाँ पे आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा और आपको बोला होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसमें पूछेगा कंज्यूमर सरप्लस कौन सा है, तो कंज्यूमर सरप्लस है आपका ये पॉइंट, ये एरिया। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा कि बताओ प्राइस पे का एरिया कौन सा है, तो ये जो नीचे वाला एरिया है कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला आपका प्राइस पे का एरिया है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर ये जो मैंने आपको बताया ना पूरा थियरी, जितना भी थियरी को पढ़ना, अगर आप एक बार अगर पूरा इसको ध्यान से सुना है तो थियरी एकदम मतलब आपको मुंह जवानी आ जाएगी, बिल्कुल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया मैंने जो आपको बोला था ये कौन सा होता है, डिमांड कर्व के नीचे, डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस पेड के ऊपर। कौन सा एरिया होता है, डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस पेड के ऊपर। ये एरिया आपका प्राइस पेड है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, और ये जो एरिया है ये इररिलेवेंट है। कौन सा एरिया है, इररिलेवेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर को एक्सरसाइज नहीं करते। कौन सा है, ये वाला। ये जो पूरा एरिया है आपका इररिलेवेंट एरिया है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिवीजन इन द प्राइस। रिवीजन इन द प्राइस क्या होता है, जब हम अपनी प्राइस को रिवाइज करते हैं उस सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट आती है। सिंपल बेटा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देख यहाँ पे मैं इसका चार्ट बनाता हूँ। हमारा एनयू क्या होता है, या तो डिमांड कर्व क्या होता है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव। तो ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं और डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। ओके, हमारा प्राइस कौन सा एरिया है, ये वाला प्राइस का एरिया। ठीक है, ये हमारा प्राइस का एरिया है, यस प्राइस का एरिया। अब क्या होता है प्राइस के अंदर, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एरिया होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया ये एरिया कौन सा हो गया, इररिलेवेंट हो गया, ये एरिया इररिलेवेंट हो गया। ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, ये मेरा प्राइस पेड। ठीक है, अब बेटा अगर प्राइस, ये जो प्राइस है, अगर प्राइस के अंदर फॉल आता है, रिवाइज प्राइस आती है, मतलब रिवाइज प्राइस कौन सी आती है, ये वाली आ जाती है। कौन सी आ जाती है, ये दूसरे कलर लेते हैं उसके अंदर हम, ये वाली। अगर प्राइस क्या हो जाती है, प्राइस घट जाती है, प्राइस कम हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे पहले मेरा कंज्यूमर जो सरप्लस था, ये ऊपर वाला एरिया था, ये वाला, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस एरिया था। लेकिन क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता था, प्राइस ज़्यादा होती थी और कंज्यूमर सरप्लस कम होता था, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करता था। लेकिन क्योंकि अब प्राइस क्या हो गई है, डाउन हो गई है, तो मेरा रिवाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिवाइज। ठीक है, मतलब मैं इस यहाँ तक चीज़ों को खरीदूंगा। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा जो परचेजिंग का एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, तो देख यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को प्राइस चेंज हो गया, तो अब मेरा जो पहले जो मैं एक्सरसाइज करता था वो यहाँ तक ही गुड्स परचेस करता था, अब क्या हो गया, क्योंकि प्राइस कम होने के कारण मेरा रिवाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ये मतलब मेरे को एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस कितना मिल रहा है, ये मेरा एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस है, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है, एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस एरिया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी एक चीज आपको ध्यान से बताता हूँ, ये ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे ना, वो कहाँ तक परचेस करते थे, यहाँ तक ही। तो ये जो पुराने कंज्यूमर थे, इनका कंज्यूमर सरप्लस एरिया ये पॉइंट था, क्योंकि प्राइस कम हो गया इसलिए उन्होंने और चीज़ों को खरीदा। तो ये जो एरिया आता है, ये कंज्यूमर सरप्लस कौन से एरिया वालों का आता है, ओल्ड कस्टमर का आता है। जबकि यहाँ पे अभी नए कस्टमर क्योंकि आने लग गए, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उनको नेगेटिव होती कम होती थी और प्राइस उनको ज़्यादा लगती थी। तो ये जो एडिशनल एरिया है, ये कौन से, ये कंज्यूमर का न्यू कंज्यूमर सरप्लस है, जो किन लोगों का है, न्यू
और कस्टमर्स का, किनका है, न्यू कस्टमर्स का है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है वो कौन से कस्टमर का है, ओल्ड कस्टमर का है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने देखा कंज्यूमर सरप्लस। पुराना क्या था, प्राइस गिरने के बाद ये एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस आया, जो मैं येलो से कर देता हूँ, ये येलो वाला है। येलो में भी दो टुकड़े कर देने का, ये जो इतना पार्ट है वो ओल्ड कस्टमर, और जो एडिशनल पार्ट है ये वाला, ये आया है न्यू कस्टमर के कारण कंज्यूमर सरप्लस आया है, ठीक है बेटा। तो यही हमने देखा इनके इन द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ एग्जिस्टिंग बायर। और ये जो एरिया है ये वाला किसके कारण, इंक्रीज इन द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ न्यू बायर। अब है ना, ये जो कंज्यूमर सरप्लस है इसके हम क्या देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस है इंपॉर्टेंट आपसे, ये कंज्यूमर सरप्लस हमको क्यों मदद करता है। ये कंज्यूमर की मदद से अगर कोई एरिया के अंदर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है तो दैट रिफ्लेक्ट कि वो अभी भी खरीदने के लिए तैयार है, तो उससे बिजनेस फॉर्म क्या करती है, तो बिजनेस फॉर्म टू रिफ्लेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय बाय डिफरेंट सेगमेंट ऑफ देयर कस्टमर। मतलब यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस अगर ज़्यादा होता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा प्राइस पे बेचती है, क्योंकि उनको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ सरप्लस कैन हेल्प द बिजनेस मैनेजर टू मेक बेटर डिसीजन अबाउट द सेटिंग द प्राइस। वही मैंने जो बोला कि जब सेटिंग प्राइस करती है तब बिजनेस, अगर कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है तो अपनी प्राइस को ज़्यादा चार्ज कर पाती है, लेकिन अगर कंज्यूमर सरप्लस कम रहता है तो अपनी प्राइस को ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर पाती। नेक्स्ट आते हैं लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब गवर्नमेंट जब कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो देखते हैं कि भाई मेरे को कितना इसमें बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पे लोग कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं तो ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब ज़्यादा परचेस करने के लिए, प्राइस पर पे करने के लिए रेडी है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाऊंगा, अदरवाइज मैं उसमें प्रोजेक्ट पे पैसे नहीं लगाऊंगा। एक मिनट चालू रखो। हेलो। ठीक है। तो यहाँ पे जब है ना कंज्यूमर सरप्लस जब ज़्यादा होता है ना तो हम अपने प्राइस को राइज भी कर सकते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर जो गवर्नमेंट्स होते हैं ना, अगर वो देखते हैं कि अगर कंज्यूमर सरप्लस का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, जीएसटी वगैरह के अंदर उसके अंदर जीएसटी वगैरह बढ़ा देते हैं, क्योंकि पीपल वहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, इसके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर लोगों को कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा रहता है, इसलिए गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लगा दे, ताकि अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। बाइक आप मत करना, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो वैसी चीज़ को क्यों कंज्यूम करो जो आपकी सेहत बिगाड़ती हो। इसकी लिमिटेशन क्या है, कंज्यूमर सरप्लस बोलता है कि ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये इंडस्ट्री आप अपनी यूटिलिटी कैसे नाप सकते हो कि मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ये कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर प्रिसाइजली, आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे को एग्जैक्टली कितना इसमें से कंज्यूमर सरप्लस मिल सकता है। फिर बोला है इन केस ऑफ नेसेसरीज, जो नेसेसरीज वाली चीज़ें होती है ना, उसमें से कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है। जैसे रोटी खाने के अंदर हमको चाहिए ही चाहिए, उसके अंदर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, इनफाइनाइट, कौन सी वाली चीज़ के अंदर, नेसेसरीज वाली चीज़ों के अंदर। तो कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट इन केस ऑफ, इन सच केस, समझ गए। तो यहाँ पे जो नेसेसरीज वाली चीज़ें होती है वहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। अगर सब्स्टिट्यूट्स होगा तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होगा तो आपका कंज्यूमर सरप्लस बदलता है, और नहीं होता तो फिर आपका कम कम होगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट्स होगा तो आपका कंज्यूमर सरप्लस एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, या तो उसका सब्स्टिट्यूट्स क्या होगा, अफेक्ट होगा। देयर इज नो सिंपल रूल ऑफ डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कौन से वाले गुड्स के अंदर प्रेस्टिजियस वैल्यू, क्योंकि प्रेस्टिजियस वैल्यूज के अंदर लोग जैसे आईफोन्स वगैरह यूज जो करते हैं उनको उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है लोगों को शो ऑफ करने के लिए। दैट आईफोन होल्डर, मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल है। दूसरा जैसे सोने वगैरह है, सोने की चेन है, गोल्ड चेन है, ब्रेसलेट है, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोगों को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ये बताने के देखो आई एम पजेसिंग दिस गुड्स। तो प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर भी जो यूटिलिटी कितना मिल रहा है वो एक आप नहीं बता सकते, मतलब क्योंकि वो काउंटलेस होता है। फिर कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ अ मनी। आप उसको जैसे हमने कंज्यूमर सरप्लस में लिखा ना कि हम ये इतना आई एम रेडी टू पे, आप उसको मनी टर्म्स में बता ही नहीं सकते। सर इतनी बुराई कर रहे हो, इतनी बुराई कर रहे हो तो फिर आप बताओ ना,
क्या करना चाहिए? तो भाई हमको जाना चाहिए ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, जहाँ पे आप यूटिलिटी का यूज़ नहीं करते, आप मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ नहीं करते। कौन से कंसेप्ट के अंदर? ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। तो बेटा ये जो हमारा था, ये हमारा कौन सा था? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? सी फॉर एक मिनट, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम अपनी यूनिट को क्या कर सकते हैं? सी फॉर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने यूनिट को काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का जब सम टोटल करते हैं तो उससे बनता है टोटल यूटिलिटी। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या होता है? एक एडिशनल को यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी है वो कम कम होती जाती है। ये कौन से लॉ से आया? तो द लॉ ऑफ कौन सा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर है। और यही कंसेप्ट को ध्यान में रख के हमारा क्या बनता है? कंज्यूमर सरप्लस बनता है। तो ये बेटा था पूरा हमारा इसके ऊपर का लेक्चर। तो बेटा ये था हमारा कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर का पूरा, सॉरी, हमारा कार्डिनल अप्रोच के ऊपर का लेक्चर। मैंने बेहतरीन तरीके से शॉर्ट वे के अंदर, वन शॉट में आपका पूरा ये इसका कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कार्डिनल अप्रोच का। आई होप आपको मजा आया होगा। अब आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, थियोरेटिकल करो, कुछ भी करो। देखो आप MCQ के ऊपर जब भी जाना जब आपका क्या हो? कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो कमेंट में प्लीज़ लिखना मज़ा आया। मेरे को भी खुशी होगी कि चलो आपको ये पढ़ के सुन के मज़ा आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।